बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अली अहमद और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ टमाटर की अच्छी फ्रूटिंग के लिए बेहतरीन टिप्स शेयर करने वाला हूं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली टिप वैरायटी की सिलेक्शन के हवाले से है। टमाटर की दो तरह की वैरायटीज़ होती हैं इनके लाइफ स्पैन के हवाले से। कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं, जैसे ये आप सामने देख रहे हैं, जो झाड़ीनुमा होती हैं, जिनकी हाइट कम होती है, जिनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा निकलती हैं, इनको हम डिटर्मिनेट वैरायटीज़ कहते हैं। दूसरी टाइप इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़ की है, जो बेल वाले टमाटर कहलाते हैं, और इनमें एक मेन स्टेम निकलता है, वही लंबा होता जाता है और उस पे मुख्तलिफ स्टेप्स पे फ्लावरिंग होती रहती है और ये काफ़ी लंबी बेल हो जाती है। इस बेल में इसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा है, यानी आम जो झाड़ीनुमा टमाटर हैं, डिटर्मिनेट टमाटर हैं, ये तकरीबन 3-4 महीनों तक चलते हैं, जबकि ये 7-8 महीनों तक भी चल सकते हैं इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़। टमाटर दो तरह के होते हैं, एक हाइब्रिड हैं और दूसरे हायरलूम वैरायटीज़ हैं। जो हायरलूम वैरायटीज़ हैं वो नस्ल दर नस्ल सेम रहती हैं, उनके बीज हम बचा सकते हैं अगले सीज़न के लिए। उनकी वही क्वालिटीज़ रहती हैं जो कि उनके मदर प्लांट में थी, जबकि हाइब्रिड वैरायटीज़ जो हैं ये हमें मौजूदा जनरेशन में बेहतरीन रिज़ल्ट देते हैं, लेकिन इसके बाद अगली नस्ल के लिए इनके या तो सीड पैदा ही नहीं होते, अगर पैदा भी हों तो बहुत थोड़े सीड बनते हैं इनके, और उन सीड्स को लगा के हम जो नए पौधे तैयार करते हैं उन पौधों में वो खसूसियात नहीं रहती जो कि इनके पेरेंट या मदर प्लांट में थी। इसलिए हाइब्रिड वैरायटीज़ हमें सिर्फ एक जनरेशन के लिए ही कारआमद रहती हैं। गार्डनर पे डिपेंड करता है कि उसने कौन सी वैरायटी उगानी है, जो उसकी क्लाइमेट के साथ सूटेबल वैरायटी है उसको वही उगानी चाहिए, चाहे वो हायरलूम है, हाइब्रिड है, डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। टमाटर की ग्रोथ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो सीड सिलेक्शन है। आप सीड दो तरह से परचेज़ कर सकते हैं। एक तो ये कि आप अपने लोकल सीड स्टोर में जाएं और अपनी मर्ज़ी की वैरायटी वहाँ से आप चूज़ कर लें, वहाँ से परचेज़ कर लें। दूसरा, आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदने का ज़्यादा ट्रेंड है और उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। हमेशा सीड ख़रीदते वक्त आप फ्रेश सीड का इंतखाब करें, क्योंकि ओल्डर सीड्स की पुअर जर्मिनेशन होती है, और मुनासिब कीमत वाला सीड परचेज़ करें। बहुत सस्ता सीड जो है वो इसी वजह से सस्ता है कि वो वैरायटी अच्छी नहीं है या उसका सीड बहुत पुराना है, लो क्वालिटी का है। आपकी तमाम गार्डनिंग सीड की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। कुछ ऑनलाइन सेलर्स जो हैं पाकिस्तान में, उनको मैं जिनको अच्छा समझता हूँ उनमें ये हैप्पी सीड शॉप वाले हैं, मोहम्मद अनीस खां साहब, ये इश्तियाकुर रहमान साहब हैं, चाइनीज़ सीड स्टोर है ऑनलाइन। इसी तरह ये लाहौर गार्डनिंग शॉप वाले हैं, बिलाल ज़ेब चौधरी साहब। इसी तरह पनेसिया नाइस हैं। इसी तरह अताउर रहमान भाई हैं इस्लामाबाद से, महफूज सीड सेंटर वाले। तो ये कुछ ऑनलाइन सेलर हैं जिनको मैंने तो पाकिस्तान में तकरीबन सारे सेलर्स से ही परचेज़ किया हुआ है, तो मुझे ये अच्छे लगे हैं। और बिगनर्स के लिए इब्तदा में कहीं वो डिसहार्ट ना हो जाएं, इसलिए ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अच्छे सेलर्स का उनको बताऊं। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप सीडलिंग मीडियम के हवाले से है। टमाटर के बीज को हम बराह रास्त गार्डन साइल में भी लगा सकते हैं, इससे भी इसकी जर्मिनेशन हो जाती है। इसको हम बाल मिट्टी में भी लगा सकते हैं, या फिर इसके लिए पॉटिंग मिक्स भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कंपोस्ट, पीट मास, कोकोपीट और परलाइट का मिक्सचर होता है। या फिर पेपर टावल मेथड भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि टमाटर के बीजों को गीले टिशू पेपर की तहों के दरमियान में रखें, तब भी वो उगाएंगे। जो इन सब में मेरा जो एक्सपीरियंस है अच्छी फ्रूटिंग के हवाले से और सीडलिंग
हेल्दी सीडलिंग प्रोड्यूस करने के हवाले से, वो इस पॉटिंग मिक्स का इस्तेमाल है। ये क्यों बेहतर है, इसके लिए मैं नेक्स्ट टिप में इसका ज़िक्र करूँगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप सीडलिंग कंटेनर की चॉइस के हवाले से है। इसके लिए हम पनीरी उगाने के लिए क्ले पॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके लिए प्लास्टिक पॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन के हम जो ग्रो बैग्स हैं हम इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे प्लास्टिक पॉट्स जो हैं इनको भी टमाटर की पनीरी उगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो मोस्ट रिकमेंडेड मेथड और कमर्शियल लेवल पे भी जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल है। ये प्लास्टिक की सीडलिंग ट्रेज़ मुख्तलिफ़ सेल्स की तादाद के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। सेल का साइज़, इनकी तादाद, इस लिहाज से ये वेरी करती हैं। तो ये सबसे अच्छा मेथड होता है। इसमें पॉटिंग मिक्स को भर दिया जाता है और टमाटर इसमें एक एक सीड एक एक सेल में रख के उगाया जाता है। इससे कंपटीशन इनके दरमियान में कम हो जाता है और पॉटिंग मिक्स में जब हम सीडलिंग को ग्रो करते हैं तो वो हेल्दी होती हैं, उनके दरमियान में स्पेस का इशू नहीं रहता, जड़ें एक दूसरे में उलझती नहीं हैं और इसमें से इसको निकालना भी आसान होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप सीडलिंग की ट्रांसप्लांटेशन के हवाले से है। जब हमारी पनीरी तकरीबन 30 डेज़ एज की हो जाती है या 6 इंचेस हाइट की हो जाती है तो तब ये रेडी है कि इसको ट्रांसप्लांट किया जा सके। तब इसकी रूट्स इसके ड्रेनेज होल से बाहर आना शुरू हो जाती हैं। तो ये इस बात की निशानी है कि अब इन सीडलिंग्स की रूट की ग्रोथ के लिए ये जगह कम हो गई है, लिहाजा इनको बिगर पार्ट्स में शिफ्ट कर देना चाहिए। तो पार्ट में शिफ्ट करने के लिए हमेशा आफ्टरनून में ये प्रोसेस करें ट्रांसप्लांटेशन का, क्योंकि अगले दिन दोपहर की तेज़ धूप होने तक इसको 12-14 घंटे मिल जाते हैं ताकि ये नई साइल के मुताबिक एडजस्ट हो सके। तो हमेशा आफ्टरनून में इसको शिफ्ट करें। तो इसको शिफ्ट करने के लिए जिस सेल में से भी हमने सीडलिंग निकालनी है हम उसको जेंटली चारों तरफ से प्रेस करेंगे और फिर सीडलिंग को एहतियात से पकड़कर आहिस्ता से ऊपर की तरफ पुल करेंगे। तो ये सीडलिंग हमारा पूरा रूट ब्लॉक जो है ये इस तरह से बाहर आ जाएगा। ट्रांसप्लांटेशन के दौरान एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पॉट के सेंटर में आपने काफ़ी गहरा एक घड़ा सा खोदना है जो इसके ये रूट ब्लॉक इससे ज़्यादा गहराई वाला हो, यानी जितना कि तकरीबन रूट ब्लॉक है इतना ही ये स्टेम भी हम इसके अंदर दबाने वाले हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम ये इसका स्टेम इसमें दबाएंगे तो वो स्टेम का वो हिस्सा जो इस मिट्टी के अंदर है, पॉटिंग मिक्स के अंदर है, इससे भी रूट सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा और छोटी सीडलिंग का बहुत ज़्यादा रूट सिस्टम जब डेवलप होगा तो इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। ट्रांसप्लांटेशन के बाद इसमें पहली बार हैवी वाटरिंग करते हैं ताकि इसकी जड़ें अच्छी तरह से नए एनवायरनमेंट के मुताबिक, नई साइल के मुताबिक एडजस्ट हो जाएं। अब इस सीडलिंग को, इस पार्ट को हम किसी ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे निस्बतन साया रहता हो। इसको तकरीबन 1 हफ़्ते तक निस्बतन कम धूप वाली जगह पे हम रखते हैं। इससे सीडलिंग की सक्सेस के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट टिप जो है ये ट्रांसप्लांटेशन मीडियम यानी ग्रोथ मीडियम की तैयारी के हवाले से है। अगर आप रूफ टॉप पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो यकीनन आप चाहेंगे कि छत के ऊपर वज़न कम से कम हो, तो उसके लिए ये लाइट मीडियम इस्तेमाल किया जाता है जो कंपोस्ट तकरीबन 40% और 40% के करीब इसमें कोकोपीट होती है और इसके साथ साथ 20% के करीब इसमें परलाइट होती है। ये बहुत हल्का मीडियम है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है, पोरस मीडियम है, रूट्स इसमें से बेहतरीन ग्रो करती हैं। जो दूसरा मीडियम है ये हैवी मीडियम होता है, एनरिच्ड मीडियम होता है। इसमें हम वर्मी कंपोस्ट जो कि केचुओं की खाद है
इसको या काउडंग कंपोस्ट को 40% ये लेते हैं। 40% के करीब हम ये सिल्ट यानी कि बाल मिट्टी ये लेते हैं जो नहर की बारीक रेत होती है। इसके बाद 20% जो बाकी बचा है उसमें 10% ये राख यानी कि ऐश जो लकड़ी के जलाने के बाद राख बनती है वो लेते हैं, और 10% के करीब हम इसमें जो कोकोपीट है या पीट मॉस है या लकड़ी का बरादा है इसको इस्तेमाल करते हैं। ये मीडियम वज़न में थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन ये प्लांट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। मैं यही मीडियम इस्तेमाल करता हूँ। फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट जो टिप है वो कंटेनर के साइज़ के हवाले से है जिसमें हमने टमाटर ग्रो करवाने हैं। तो इसके लिए जो मिनिमम साइज़ है कंटेनर का, गमले का कम से कम साइज़ 16 इंच होना चाहिए, और 26 इंचेस का जो गमला है वो इसके लिए आइडियल है टमाटर के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हम प्लास्टिक या कंक्रीट की जो क्यारियाँ बनी होती हैं, बड़े कंटेनर्स हैं, हम उनमें भी टमाटर को उगा सकते हैं। जितना बड़ा कंटेनर होगा टमाटर उतना ही अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो 3 से 5 फुट तक गहराई में ग्रो करती हैं। डीप रूटेड प्लांट होता है ये, इसलिए हमें गमले का साइज़ बड़ा रखना चाहिए इसकी आइडियल ग्रोथ के लिए। मैं जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे भी काफ़ी छोटे साइज़ का गमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा केयर इसकी करना पड़ती है। मैं सिर्फ 12 इंच के गमले में टमाटर को उगाता हूँ। अब बात करते हैं इसकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट के हवाले से जो टिप्स हैं उनकी। ट्रांसप्लांटेशन के बाद हमारा प्लांट रैपिड ग्रोइंग स्टेज में होता है, तो इसके लिए हर 15 डेज़ के बाद इसमें 50 ग्राम के करीब काउडंग कंपोस्ट मैं ऐड करता होता हूँ। इसके बाद वाटरिंग करना ज़रूरी है। इसी तरह काउडंग कंपोस्ट के अलावा वर्मी कंपोस्ट भी फ्लावरिंग से पहले हर 15 दिन के बाद 50 ग्राम पर पार्ट या पर प्लांट इस्तेमाल करना चाहिए। फ्लावरिंग से पहले एक बार तकरीबन 20 ग्राम के करीब जो ऐश है, जली हुई लकड़ी की राख या जले हुए गोबर की राख, इसको भी आप प्लांट पे इस तरह से स्प्रिंकल करें, इसके लीव्स के ऊपर भी। इससे इसके ऊपर एफिड का अटैक और बहुत सारे इंसेक्ट्स का अटैक भी कम हो जाएगा, और इसको ज़रूरी जो मिनरल्स हैं वो भी मिल जाएंगे। बाज़ लोगों के पौधे जब फ्रूटिंग पे आते हैं तो उनमें टमाटर का अगला सिरा ब्राउन होकर गलना शुरू कर देता है। ये एंड रॉट डिज़ीज़ है। तो इसमें इसके इलाज के लिए वो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए एग शेल पाउडर इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि एग शेल में जो कैल्शियम है इसको सालुबल फार्म में जाके प्लांट की रूट्स को अवेलेबल होने में तकरीबन 3 महीने लगते हैं। इसलिए उस स्टेज पे जाके अगर आप एग शेल पाउडर उसको डालते हैं तो उसका टमाटर को कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फिर हमें ये एग शेल पाउडर जो है ये कब डालना चाहिए? ये हमें जब हम कंपोस्ट बना रहे होते हैं तो ये एग शेल्स उसमें डालें। ये अर्थवम जो है उनकी बेहतरीन खुराक हैं, वो इसको खा के तो वर्मी कंपोस्ट जब बनाएंगे तो उसके अंदर ये कैल्शियम चली जाएगी। या फिर अगर काउडंग कंपोस्ट है या फिर आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर इसको शामिल कर दें, तो 6 महीने के बाद ये कैल्शियम भी उस कंपोस्ट का हिस्सा बन जाएगी और आपके प्लांट को कैल्शियम की कमी नहीं होगी। अगर आप उसकी फौरी तौर पर कैल्शियम की कमी को दूर करना चाहते हैं तो बुझा हुआ चूना इस्तेमाल करें, यानी ऐसा चूना जिसमें आपने पानी डाल दिया है, 10 से 15 दिन के बाद उसकी हीट ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद जो चूना है वो थोड़ा सा 10 से 20 ग्राम तक एक पार्ट के अंदर आप साइल में गोडी करके मिक्स कर दें, तो वो कैल्शियम की कमी को फौरी तौर पे दूर करेगा। जब आपके प्लांट पे फ्लावरिंग होना शुरू हो जाए, फ्रूट बनना शुरू हो जाएं, तो उसके बाद आपको जो फर्टिलाइज़र ऐड करना है उसको थोड़ा सा आप तब्दील कर लें।
और उसमें अब नाइट्रोजन और फास्फोरस थोड़े कम होने चाहिए और पोटाशियम बहुत ज़्यादा उसमें होनी चाहिए। इसके लिए आप ऑर्गेनिकली अगर इसको इस्तेमाल करें तो फिर इसमें बनाना पील आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना पील को ड्राई करके उसका पाउडर बना लें और उसको इसके अंदर गोडी करके मिक्स कर दें, या फिर बनाना पील जो है उसको आप जो कंपोस्ट टी बना रहे हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोस्ट टी बनाने का जो तरीक़ाकार है उसमें ये 100 लीटर का ड्रम जो है वो प्लास्टिक का मैंने रखा हुआ है और इस ड्रम में 10 kg पुरानी गोबर की खाद मैं डालता हूँ, 3 kg इसमें मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली जो है उसको डालता हूँ और तकरीबन हाफ kg ये नीरियम के यानी कनेर के, दतूरा के और नीम के इसमें पत्ते डाले जाते हैं। इसके साथ साथ एग शेल कंपोस्ट, एग शेल्स जो हैं ड्राई करके उनको डालते हैं ताकि वो कंपोस्ट का हिस्सा बन जाएं। और साथ साथ इसमें हम कुछ और चीज़ें जैसे गुड़ है तकरीबन 1 किलो के करीब और यीस्ट पाउडर उसको भी 50 ग्राम के करीब इसमें डालते हैं। इसको 20 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। तो 20 दिन के बाद रोज़ इसको खोल के तो अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है 2 टाइम्स और 20 दिन के बाद इसके अंदर एक ब्राउन कलर का लिक्विड बन जाता है। मैं इसमें मुसलसल नए बनाना पील और जो दूसरे फ्रूट्स की पील है वो डालता रहता हूँ, तो इसमें पानी निकालता भी रहता हूँ, ऐड भी करता रहता हूँ। तो इस तरह से 20 दिन के बाद हमारे पास एक ब्राउन कलर का ये लिक्विड इसमें बन जाएगा और इस लिक्विड का एक कप लेके हम इसको पानी के 10 कप्स में यानी 10 टाइम्स इसको हम डिल्यूट करते हैं। अगर ये 1 कप है तो इसमें साफ़ पानी के 10 कप हम डालेंगे, तो फिर इस लिक्विड को हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हम कंपोस्ट टी कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होती है, बाकी भी जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो फूलों को गिरने नहीं देते, फ्रूट की शाइनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके साइज़ को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट हैं और उसके अंदर जूसी और फ्लैशी टेक्सचर को डेवलप करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपोस्ट टी को यूँ बनाने के लिए साफ़ पानी इसमें डाल के डिल्यूट करके जब इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए तो तब हमने इसको इस्तेमाल करना है और 1 कप हमने इस्तेमाल करना है 1 प्लांट के लिए। हम ये 1 कप इसमें पर वीक ऐड करेंगे। इससे हमारा प्लांट अच्छी फ्रूटिंग देगा, बेहतरीन इसके ऊपर बड़े साइज़ के फ्रूट्स बनेंगे। टमाटर का पौधा बेहतरीन फ्रूट उस वक्त देता है जब इसको फुल सनलाइट में रखा जाए। इसकी अच्छी फ्रूटिंग के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की जो डेली लाइट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा होना चाहिए। इसके बाद ये जो फ्रूटिंग का प्रोसेस है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में होता है और इसके लिए जो पीएच रेंज होनी चाहिए मीडियम की, ग्रोथ मीडियम की, वो 6 से 7 है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल पीएच जो है हमें इसमें मेंटेन करनी चाहिए। अगर ये बहुत एसिडिक है साइल तो इसमें बुझा हुआ चूना डाल दें और अगर बहुत बेसिक हो तो फिर इसमें ह्यूमिक एसिड थोड़ी मकदार में डाल देना चाहिए। टमाटर के फ्लावर की पोलिनेशन 70 से 85% ह्यूमिडिटी के माहौल में होती है, इसलिए बहुत अगर ड्राई एयर है, बहुत ड्राई एनवायरनमेंट हो गया है तो टमाटर के पौधों के करीब आप किसी बर्तन में, बड़े बर्तन में पानी डाल के रख दें, खुले बर्तन में, ताकि वेपर पैदा होते रहें तो उन बुखारात की वजह से इसके इर्द गिर्द नमी का तनासब बना रहे। अगर आप मेरी तरह छोटे पार्ट्स में टमाटर को ग्रो करवा रहे हैं तो उसके लिए इसकी रूट्स डेवलप होंगी, बाहर निकलना शुरू कर देंगी इसके पैंदे से और बहुत हीट जो पैदा हो रही है उसके असरात भी इस पे होंगे और पानी आप डालेंगे तो बड़ी तेज़ी से वो उसकी सीपेज हो जाएगी और पानी ज़ाया हो जाएगा और इसके अंदर नमी की मकदार इतनी नहीं रहेगी। तो इसके लिए
इस तरह की एक ट्रे बड़ी लेके उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट और जो बाल मिट्टी है इसका मिक्सचर तैयार करें और उसके ऊपर इसको रख दें दरमियान में। तो इसकी जो जड़ें हैं वो भी ठंडी रहेंगी, उनकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी, न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहेंगे। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फर्टिलाइज़र सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में इसको दे सकते हैं। तो डायरेक्ट प्लांट के ऊपर उसका जो मुज़र असर है, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है, वो नहीं होगा। फ्रेंड्स, टमाटर की अच्छी फ्रूटिंग के लिए इसमें पोलिनेशन का सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे हो तो उस वक्त आमतौर पे प्लांट्स जो हैं टमाटर के, इसमें सेल्फ पोलिनेशन होती है, यानी उसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो उसी के स्टिग्मा को फर्टिलाइज़ करते हैं। लेकिन अगर हम जो है इसमें इंसेक्ट्स या विंड पोलिनेशन या ख़ुद से इस तरह से इसमें शेकिंग करें तो एक फ्लावर के दूसरे फ्लावर के ऊपर जब पोलन ग्रेन गिरेंगे तो पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते जाते हैं। इंसेक्ट्स को जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप टमाटर के पौधे के करीब करीब फ्लावरिंग प्लांट्स उनको ज़रूर लगाएं ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट हों और आपके प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उनकी अच्छी पोलिनेशन हो सके और उससे फिर फ्रूटिंग अच्छी हो सके। जितनी पोलिनेशन ज़्यादा होगी उतनी फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। डियर फ्रेंड्स, कंटेनर में लगे हुए जो प्लांट्स हैं इनके लिए चूँकि लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत कम न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं, इसलिए इनको हमें प्रून करना पड़ता है ताकि एनर्जी डायरेक्ट मेन स्टेम के अंदर ही रहे और वो हमारे प्लांट के जो फ्रूट्स हैं एनर्जी उनको ही डायरेक्ट मिलती रहे। अगर इसमें आप कोई ये शक्कर देखते हैं, शक्कर वो होता है जो लीफ के और मेन स्टेम के दरमियान उगने वाली कोई ब्रांच होती है, तो इस शक्कर को फौरी तौर पे आप काट दें ताकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी प्लांट की इस्तेमाल ना कर पाए। इस शक्कर को आप काटते रहें, जैसे जैसे आपको शक्कर नज़र आते जाते हैं आप इनको साथ साथ काटते रहें। इसके साथ साथ आपके प्लांट के जो लोअर लीव्स हैं, नीचे वाले पुराने लीव्स हैं जो नॉन फंक्शनल हैं या फिर वो इसकी साइल को टच कर रहे हैं, तो ऐसे लीव्स की भी आप प्रूनिंग करते जाएं, क्योंकि इन पुराने और पीले और साइल को टच करने वाले जो लीव्स हैं इनकी वजह से बीमारियां आपके पौधे के ऊपर वाले हिस्सों तक और फ्रूट तक जा सकती हैं। इसलिए डिज़ीज़ कंट्रोल के लिए भी प्रूनिंग ज़रूरी है। और अगर ये बहुत सारी साइड ब्रांचेस ही पैदा करता रहेगा तो इसके ऊपर फ्लावरिंग कम होगी और जो फ्रूट का साइज़ है वो भी इसमें कम से कम होता जाएगा। इसलिए इसके सक्कर्स का रिमूवल और लीफ की प्रूनिंग बेहद ज़रूरी है। डियर फ्रेंड्स, टमाटो फ्रूट तब तक ग्रो करता है, तब तक साइज़ में इंक्रीज़ होता है जब तक ये ग्रीन है। जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू होता है तो इसके साइज़ में मज़ीद इजाफ़ा नहीं होता। हमने टमाटो को अगर ज़्यादा देर तक स्टोर करना है तो इसके लिए हमें ये नीम पके हुए टमाटर जिनका कलर अभी सही तरह से मैच्योर नहीं हुआ, हमें इस हालत में इनको तोड़ना चाहिए। अगर हमने फौरी यूज़ करना है तो फिर हमें बिल्कुल राइपन्ड फ्रूट इसको तोड़ना चाहिए। टमाटो की हार्वेस्ट के हवाले से एक और बहुत इम्पोर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि टमाटर की वो ब्रांचेस जिनके ऊपर ये फ्रूट मैच्योर हो चुके हैं उनके पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं, वो ब्रांचेस जो हैं वो पुरानी होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि जो पुरानी ब्रांचेस हैं जिनके ऊपर फ्रूट पक चुके हैं, राइपन हो चुके हैं, आपने फ्रूट समेत इनको काट लेना है। इससे क्या होगा कि जब आप इन ब्रांचेस को फ्रूट समेत काट लेंगे तो प्लांट की बहुत सारी एनर्जी जो इन फ्रूट्स की तरफ जा रही थी अब वो एनर्जी सेव हो जाएगी और वो एनर्जी इसके फ्रेश ब्रांचेस को मिलना शुरू हो जाएगी और फ्रेश ब्रांचेस इसकी निकलना शुरू हो जाएंगी। इन फ्रेश ब्रांचेस में जो नए फ्लावर्स हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगी और आपका टमाटो प्लांट वंस अगेन हरा भरा हो जाएगा।
बहुत इम्पोर्टेंट टिप जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि इसको टमाटर के पौधे को पानी कब देना है और जब कितना पानी देना है। तो इसको पानी तब देना है जब हम इसकी गमले में ऊपर वाली सतह मिट्टी की ये सूखी हुई महसूस करें, और उसके बाद जो है वो हम देखें कि इसमें तकरीबन 1 इंच गहराई तक अगर ये साइल ड्राई है तो फिर हम इसको पानी देंगे। अगर नमी मौजूद है इसके बिल्कुल नीचे तो फिर हम इसको पानी नहीं देंगे। तो जब हम इसको पानी देते हैं तो इसके लिए कितना पानी देना चाहिए, हमें इसको इतना पानी देना चाहिए कि यहाँ पे हम जो वाटरिंग करते हैं वो इसकी पैंदे में मौजूद रूट्स तक पहुँचे। इसके लिए हमने इसके ऊपर ये 2 इंच जगह छोड़ी हुई होती है, तो इसको एक बार हम फुल अगर भर देते हैं तो ये पानी इसके तकरीबन दरमियान तक जाएगा, लेकिन इसके नीचे वाला जो साइल है वहाँ तक बहुत कम पानी पहुँचेगा। इसलिए एक बार भरने के बाद हम इसको दूसरी बार फिर भरेंगे तो तब पानी इसके पैंदे तक मौजूद जो जड़ें हैं वहाँ तक पहुँचेगा और हमें इसके हेल्दी फ्रूट्स मिलेंगे। हर 15 से 20 दिन के बाद जब आप फर्टिलाइज़र इसमें ऐड करते हैं, कंपोस्ट ऐड करते हैं, तो उसके बाद इसकी तकरीबन 2 इंच गहराई तक अच्छी तरह से ज़मीन को नरम कर दें, गोडी कर दें। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो कंपोस्ट नीचे वाली रूट्स तक मिक्सअप हो जाएगा, दूसरा वो जो रूट्स हैं उन तक हवा यानी ऑक्सीजन बर वक्त पहुँचेगी, और तीसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि जो बहुत सारे इंसेक्ट्स इसके नीचे छुपे हुए हैं वो भी सरफेस पे आ सकते हैं और डायरेक्ट सनलाइट से वो मर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये टमाटर की केयर के हवाले से वीडियो अच्छी लगी है, इसकी टिप्स जो हैं वो आपके लिए काबिल अमल हैं, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स इसमें ऐड करें, वैल्यूएबल सजेशंस जो हैं वो दें। अपना बहुत ख्याल रखें। हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।